रबी विपणन सत्र 2023-24 के लिए गेहूं की खरीद शुरू। सरकार ने 341 लाख टन गेहूं खरीद का तय किया लक्ष्य। यूपी के किसानों को मिली बड़ी सौगात। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देगी योगी सरकार। और ग्रामीण श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मनरेगा मजदूरों को मिलेगी पहले से अधिक मजदूरी। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में भारतीय किसानों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे और साथ ही होगी किसानों के काम की NCDX पाठशाला। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। देश में रबी विपणन सत्र 2023-24 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 341 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया है, जो पिछले वर्ष खरीदे गए लगभग 188 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और देश के कुछ अन्य हिस्सों में हाल में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट के मुताबिक बेमौसम बारिश के कारण अनुमानित उत्पादन में लगभग 10 लाख टन गिरावट का अनुमान है। हालांकि भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली रिपोर्ट के आधार पर जारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल की बारिश ने गेहूं के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है। देश भर की सरकारी एजेंसियों ने मौजूदा रबी खरीद सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर अब तक करीब 2.5 लाख टन चने की खरीद की है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश में चने की खरीद पहले ही शुरू हो गई थी। प्रमुख चना उत्पादक राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में MSP पर खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। नैफेड की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र अब तक चना खरीद सूची में सबसे ऊपर है। सरकार ने साल 2023-24 सीजन के लिए चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,335 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है, लेकिन कई राज्यों के मंडियों में चने के भाव MSP से नीचे चल रहे हैं। जमाखोरों पर लगाम लगाने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आयातकों, मिलों, स्टॉकिस्टों और व्यापारियों के पास मौजूद अरहर दाल के भंडार की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार घरेलू बाजार में अन्य दालों के भंडारण की स्थिति पर भी करीब से नजर रख रही है, ताकि आने वाले महीनों में कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि की स्थिति में आवश्यक कदम उठाए जा सके। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अपर सचिव निधि खरेड़ की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। कृषि और प्रसंस्कृत निर्यात विकास एजेंसी यानी एपीडा ने निर्यातकों से मिले फीडबैक के आधार पर कहा कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किए जाने के बाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के बाजरे की बिक्री में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल भारत में पारंपरिक रूप से मिलेट्स का उत्पादन व्यापक पैमाने पर होता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की पहल पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य मोटे अनाजों को बढ़ावा देना है। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत बाजरा की खेती और उपभोग को बढ़ावा देने की कार्य योजना बनाई है। हल्दी की पैदावार देश में पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा देखी जा रही है। फिलहाल मजबूत मांग के सहारे हल्दी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। कारोबारियों का मानना है कि इस साल उत्पादन बढ़ने से नई फसल आने के बाद हल्दी की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन निर्यात मांग अच्छी रहने से बीते कुछ सप्ताह से हल्दी के भाव में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। वर्तमान में तमिलनाडु के इरोड में हल्दी के भाव पिछले साल 7,790 रुपए प्रति क्विंटल के मुकाबले इस साल 6,183 रुपए प्रति क्विंटल है।
जबकि महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित एपीएमसी में मॉडल प्राइस एक साल पहले के 7,200 रुपए की तुलना में 6,000 रुपए है। निजामाबाद एपीएमसी में मॉडल प्राइस 6,520 रुपए के मुकाबले 5,751 रुपए है। वहीं एनसीडीएक्स पर हल्दी की चाल पर नजर डालें तो बिना पॉलिश की हुई हल्दी की स्पॉट प्राइस लगभग 6,452 रुपए प्रति क्विंटल है। उत्तर प्रदेश के किसानों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब यूपी सरकार किसानों को नलकूप से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देगी। इस सुविधा का लाभ उठाने वाले किसानों को इसका बिजली बिल नहीं देना होगा। इसके खर्च का भुगतान यूपी सरकार खुद करेगी। दरअसल योगी सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में सिंचाई के लिए फ्री बिजली का वादा किया था, जिसके तहत किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन बिजली बिलों में सिंचाई के लिए 100% की छूट देने के लिए इस वर्ष पेश किए गए बजट में 1,500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा था। मनरेगा के तहत मजदूरी कर रहे श्रमिकों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को अब पहले से ज्यादा मजदूरी मिलेगी। महंगाई को देखते हुए मनरेगा मजदूरों के लिए ये राहत की खबर है। नई मजदूरी दर का सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा के मजदूरों को होने वाला है, क्योंकि मजदूरी में बढ़ोतरी के बाद हरियाणा के मजदूरों को 357 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। केंद्र सरकार ने मजदूरी में बढ़ोतरी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए की है, जिसके लाभार्थी राज्यों में बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, गोवा, मेघालय और मणिपुर शामिल हैं। मजदूरी की नई दर 1 अप्रैल से लागू कर दी गई है। कश्मीर घाटी में किसान अब केसर के साथ बड़ी मात्रा में सरसों की खेती कर रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर कृषि विभाग ने ऑपरेशन येलो शुरू किया है, जिसमें स्थानीय किसानों को सरसों की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कृषि विभाग की इस पहल से घाटी ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में सरसों की खेती को तवज्जो दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में सरसों की सबसे अच्छी क्वालिटी पैदा करने की भरपूर क्षमता है और यहाँ के सरसों में तेल की मात्रा भी अच्छी मिलती है। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में आज आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे जहां खेती के दौरान ना तो किसी तरह का कोई रसायन इस्तेमाल होता है और ना ही किसी तरह का कोई रासायनिक कीटनाशक इस्तेमाल होता है। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। देश भर में ऐसे कई किसान हैं जो रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, लेकिन सामूहिक तौर पर प्राकृतिक खेती करने की कहानी कम ही सुनने को मिलती है। खेती के सिकंदर में आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं तेलंगाना के एक छोटे से गांव, जहां किसानों ने सामूहिक तौर से प्राकृतिक खेती कर एक मिसाल पेश की है। ये तेलंगाना के जनगांव जिले का छोटा सा गांव इनाबावी है, जो जीरो बजट फार्मिंग की मिसाल बन गया है। इस गांव में रहने वाले सभी किसान मेहनत के अलावा बिना किसी निवेश के फसल उगा रहे हैं और धरती को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से बचा रहे हैं।
वैसे तो सरकार ने इस गांव को साल 2016 में ही रसायन मुक्त घोषित कर दिया था, लेकिन 20 साल पहले इसी गांव में रहने वाले पुन्नम मल्लैया ने प्राकृतिक खेती को लेकर एक अलख जगाई थी, जिसे उनके बाद उनके बेटों और पोतों ने अब भी कायम रखा है। पुन्नम मल्लैया के परिवार के साथ साथ गांव के सभी 55 परिवार आज बिना किसी रसायन का इस्तेमाल किए नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। మా నాన్న పొన్నం మల్లయ్య గారు వాళ్ళ బిడ్డని నేను అయితే మా తాత అప్పుడు సేంద్రియ వ్యవసాయం చేశారు. అంటే అప్పుడు ఈ ఎరువులు ఏం లేకుండే కదా, పశువుల పేడతోటి ఆకు అవన్నీ వేసి వ్యవసాయం చేసేవారు. దాన్ని బట్టే మా నాన్న కూడా అట్నే చేసిండు. మేము కూడా కొద్దిగా చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. చేస్తున్నాం ఇప్పుడు కూడా మా నాన్న చెప్పిన మాటల్లో మేము కూడా నడుస్తున్నాం అట్లే. మా నాన్న చేసిన సేంద్రియ వ్యవసాయం పద్ధతి ప్రకారంగానే మేము కూడా ఇట్లా చేసుకుంటే మన ఆరోగ్యాలు మంచిగా ఉంటాయి అని చెప్పేవాడు. అట్లాగే మా ఊర్లో అందరూ 55 కుటుంబాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళందరూ సేంద్రియ వ్యవసాయమే చేస్తుండ్రు. బయట ఈ రసాయన ఎరువులు వాడకుండా మా దగ్గర ఉన్న పశువుల పేడతోటి కోళ్ళ ఎరువు, గొర్రెల ఎరువు, ఈ వావిలాకు, చిల్పొక్కాకు, తంగడాకు అవన్నీ వేసి చేసేవాళ్ళం. చేస్తున్నాం ఇప్పుడు కూడా. ఈ ఎరువులు బెడ్లు కట్టించిండ్రు మాకు, ఎర్రలతోటి కూడా ఎరువు తయారు చేసుకున్నది. టమాటా చెట్లకు, కూరగాయ చెట్లకు అవి వేసుకునేది. हैदराबाद से 85 किलोमीटर दूर स्थित इस रसायन मुक्त गांव एनाबावी में घुसते ही पत्थर पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है केमिकल फ्री गांव। इसे तेलंगाना का पहला जैविक गांव भी कहते हैं। पहले इस गांव के किसान फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों से लेकर कीटनाशकों का भारी मात्रा में इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे रसायन के इस्तेमाल से खेतों में उपज कम होने लगी। केमिकल के दुष्प्रभावों को देखते हुए गांव के सभी किसानों ने साथ मिलकर प्राकृतिक खेती करने का फैसला किया। ఇక్కడ చాలా రకరకాల పురుగు మందులు, అడుగు మందులు బాగా పెట్టుబడులు పెట్టి లాస్ అయ్యేవాళ్ళు. దాన్ని అధిగమించాలనుకుంటే సేంద్రియ వ్యవసాయంలోకి రావడం జరిగింది. ఏంటంటే అప్పుడు బాగా మందు సంచులు, పురుగు మందులు వాడి రైతులు బాగా లాస్ అయ్యారు. దాంతోపాటు ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయంలో కన్వర్ట్ కావడం జరిగింది. సేంద్రియ వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు కూడా కొన్ని సవాళ్ళు, కొన్ని సమస్యలు ఎదురైనాయి. ఏంటంటే భూమికి బాగా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి రసాయనిక ఎరువులు, పురుగు మందులు వాడి అలవాటు పడ్డది కాబట్టి ఈ మనం వేసే సేంద్రియ ఎరువులు భూమికి సరిపోక దిగుబడి అనేది తక్కువ వచ్చింది. అట్లా 3 సంవత్సరాలు కంటిన్యూగా వేయడం వల్ల ఆ భూమిలో భూసారం పెరిగి దిగుబడి పెరిగింది. ఈ విలేజ్లో 80 విలేజ్లో 55 కుటుంబాలతోటి చేసి హైదరాబాద్లో సహజారం, తర్వాత సేఫ్ హార్వెస్ట్, డక్కన్ ముద్ర, తర్వాత కాటన్ పర్చేసింగ్కి వచ్చేసి మల్కా కంపెనీ వారితో టైఅప్ చేసుకొని మార్కెట్లో ఉన్న రేటు కంటే మినిమం 15% ఎక్సెస్ రైతుకు బెనిఫిట్ జరిగింది. ఇంకోటి ఏంటంటే 3 లాభాలు. ఒకటి ఆరోగ్యంగా ఉండడం, రెండోది పెట్టుబడి తగ్గించుకోవడం, మూడోది పండిన పంటను. एनाबावी गांव के किसान गिरी बाबू कहते हैं कि स्थानीय रासायनिक खाद और कीटनाशकों के डीलर पहले उनका मजाक उड़ाते थे। खेती से जुड़े अधिकारी भी कहते थे कि नीम, गाय का गोबर और गोमूत्र कभी महंगे रसायनों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन गिरी बाबू ने पुन्नम मल्लैया के बताए प्राकृतिक खेती की तकनीक को अपनाया और एक सफल किसान बन गए। अब गिरी बाबू इलाके में रासायनिक खेती छोड़ने की इच्छा रखने वाले किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और उन्हें प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ఈ ఎనబావి విలేజ్ పూర్తిగా కెమికల్ ఫ్రీ విలేజ్ కావడానికి చాలా సంవత్సరాల కృషి ఉంది. దీంట్లో 2000 సంవత్సరంలో రెడ్ హెయిరీ కాటర్ పిల్లర్ లైట్ డ్రాప్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఊర్లో ఉన్న రైతులందరికీ ఈ ఏదైతే బొంత పురుగు ఉందో బొంత పురుగు నిర్మూలన చేయడం వల్ల ఈ ఊర్లో కూడా రైతులందరికీ ఒక నమ్మకం వచ్చింది. एनाबावी तेलंगाना के जनगांव जिले का सूखा प्रभावित इलाका है। इसके बावजूद यहाँ धान, गेहूं, बाजरा, कपास, दलहन, तिलहन के अलावा तमाम तरह की सब्जियां और फल पैदा होते हैं। एनाबावी गांव के किसान पहले अपने खाने भर का अनाज भी पैदा नहीं कर पाते थे,
लेकिन अब ज्यादा मात्रा में अनाज और फल पैदा कर रहे हैं और जमकर मुनाफा कमा रहे हैं। అయితే ఇక్కడ వాటర్ తక్కువ, ఆ తక్కువ ఉన్న వాటర్ను తట్టుకునే వంగడాలను వేసుకుంటా మార్కెట్లో పంట పండించి మార్కెట్లో నిలదొక్కుంటాను. అయితే ఆ తక్కువ వాటర్ తోటి వ్యవసాయం చేసేందుకు దానికి అనుకూలమైన పంటలనే ఎంచుకుంటాను. పంటలు ఎంచుకొని ఆ వచ్చిన ఆ పంటతోటి మార్కెట్ చేస్తాను. అయితే ఇక్కడ వాటర్ తక్కువ ఉన్నది కాబట్టి కూరగాయలను ఎక్కువ పండించి బయటికి హైదరాబాదు, సింగపూరు మార్కెట్ చేసినాము. అయితే వ్యవసాయంలో పంటలు ఎక్కువ పండించేందుకు చాలా ప్రయత్నం చేస్తాను. మార్కెట్ సుధా బాగానే ఉంటుంది, ఇప్పటి వరకు అయితే మంచిగా నడుస్తుంది. బయట మార్కెట్ కంటే మేము పండించిన వాటికి రేట్ ఎక్కువ వస్తుంది. నాణ్యతతోటి పండిస్తున్నాం కాబట్టి రేట్ ఎక్కువ ఉన్నది. దిగుబడి సుధా ఎక్కువ వచ్చే ప్రయత్నమే చేస్తాను. पहले यहाँ हर किसान के ऊपर कर्ज था, लेकिन अब किसी के सर पर कर्ज नहीं है, क्योंकि फसल के लिए मेहनत के अलावा कोई लागत नहीं लगती। बीज बोने के बाद बाजार से खाद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। स्थानीय तौर पर मिलने वाले नीम के बीज कीटनाशकों का काम करते हैं। कीड़ों को पकड़ने के लिए फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए साल में कई फसलें लगाई जाती हैं। रसायन मुक्त खेती अपनाने के बाद धान, गेहूं, बाजरा, कपास, मिर्च, दलहन, तिलहन के साथ साथ फलों की भी बागवानी हो रही है। किसानों की उपज स्थानीय बाजारों से लेकर सिंगापुर और हैदराबाद तक पहुंच रही है। मांग काफी ज्यादा रहती है, इसलिए अब किसान पहले से तय करते हैं कि कौन क्या और कितना उगाएगा, ताकि मांग की पूर्ति हो सके। వరి, వెజిటేబుల్, కందులు, రాగులు అవన్నీ పంపించే సింగపూర్ మేము. అంటే బయట ఉన్న ధర కంటే మాకు గిట్టుబాటు ధరనే కట్టించేవాళ్ళు వాళ్ళు. కేజీకి 40, ఇక్కడ 30 ఉన్నా కానీ మాకు 40 కట్టించేవాళ్ళు. एनाबावी गांव के किसानों के मुताबिक खेतों में रसायन के बढ़ते प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही थी, इसलिए इन लोगों ने प्राकृतिक खेती को अपनाना आवश्यक समझा। कमाल की बात है कि यहाँ के किसान खेती को राष्ट्रीय विषय मानते हुए ये कहते हैं कि अगर किसान रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम करेंगे तो इससे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ఫర్టిలైజర్ వేయడం వల్ల రైతుకు ఎకనామికల్ లాస్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి కూడా లాస్, లక్షల కోట్ల లాస్. ఎందుకంటే జనాలకు ఏం తెలుసు, ఓపెన్గా జనాలకు 300 రూపీస్ పర్ బ్యాగ్ యూరియా అనుకుంటారు. అది 2000 రూపీస్ అబౌవ్ ఉంటుంది ఒక బ్యాగ్ ఓపెన్ మార్కెట్. అంటే ఫర్ బ్యాగ్ మీద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 2000 ఇస్తుంది కంపెనీకి. ఆ విషయం రైతులకు తెలియదు. ఒక ఎకరంలో కనీసం రైతులు 3 యూరియా బ్యాగులు వేస్తారు. అంటే 6000 రూపాయలు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి లాస్. డిఏపి మీద సుమారు 2000 అబోనే. పొటాష్ में भी नियर 2000. పొటాష్ 1 బ్యాగ్, డిఏపి 2 బ్యాగ్, 224 to 6 ఫర్ ఎకర్లో కనీసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు 12,000 రూపీస్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తుంది ఫర్టిలైజర్ కంపెనీకి. प्राकृतिक खेती को लेकर एनाबावी गांव को एक मिसाल के तौर पर लिया जा सकता है। गांव के लोगों का कहना है कि सिर्फ एक गांव या जिले के किसानों के करने से कुछ विशेष असर नहीं होगा। बदलाव के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलकर काम करना होगा, जैसे कि एनाबावी गांव के किसान करते हैं। स्थानीय स्तर पर भी किसानों को इस तरह की ट्रेनिंग उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान जैविक या प्राकृतिक खेती करें। मंडी.com के लिए तेलंगाना में जनगांव से अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद NCDX पाठशाला में जानेंगे कि कैसे कोई किसान मान्यता प्राप्त गोदाम में अनाज का भंडारण कर फायदा उठा सकता है।
डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। और अब वक्त हो गया है एनसीडीएक्स पाठशाला का। किसानों को फसल की कटाई के बाद उपज का भंडारण करना होता है। कई बार भंडारण की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर किसान अपने ही घर पर ही अनाज का भंडारण करते हैं। लेकिन अगर कोई किसान मान्यता प्राप्त गोदाम में अपनी उपज का भंडारण करता है तो उसे दोहरा लाभ मिलता है। वो कैसे, आइए जानते हैं एनसीडीएक्स पाठशाला में। एनसीडीएक्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ फार्मर्स को सस्ते दरों पे इफेक्टिव कृषि धिराण का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पुराने ज़माने में तो एक जो परंपरागत कन्वेंशनल मेथड तो ये थी कि खेतों में खड़ी फसल पर शाहूकार से किसान ऋण ले आता था, जिस पे भारी मात्रा में ब्याज होता था और कभी कभी तो पूरी फसल उसमें डूब जाने के बाद भी वो कर्जा चुका नहीं पाता था और कभी कभी उसको मजबूरन आत्महत्या करने जैसे विवश होने पड़ता था। आज जब ये बैंक्स को एग्री क्रेडिट के लिए कहा गया है कि भाई ये टॉप प्रायोरिटी सेक्टर है, कृषि एग्रीकल्चर विकास को बढ़ावा देने के लिए फार्मर्स को समय सर पैसा मिलना चाहिए, इफेक्टिवली क्रेडिट मिलनी चाहिए, तो यहाँ वेयरहाउसिंग का एक अहम रोल आता है। जो भी मान्य वेयरहाउस है, एक्रेडिटेड वेयरहाउस है, उसमें जो माल रखा गया है उस माल की क्वालिटी पे जो लेंडर है, जो धिराण देने वाला है, वो एश्योर्ड है। उसको एक तरह का एश्योरेंस है कि मैं जिस माल पे कोलेट्रल के हिसाब से माल पे धिराण दे रहा हूँ, क्रेडिट दे रहा हूँ, उसमें मेरे को कोई लॉस नहीं आएगा, क्वालिटी और वो सब पैरामीटर ठीक ठाक है। तो यहाँ फार्मर क्रेडिट एक्रेडिटेड वेयरहाउस में अपनी माल स्टॉक करके उस पे से बैंक के पास जाके धिराण ले सकता है, जो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रेट पे मिलता है, बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। या तो पैरा बैंकिंग सेक्टर जो है, जैसे एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, स्पेशली जो कृषि धिराण में कार्यरत है, उसके यहाँ से भी ये धिराण ले सकता है। ये आगे जाके इसमें काफ़ी ग्रोथ आ जाएगा। अभी धीरे धीरे इस दिशा में डब्ल्यूएसपी और एनबीएफसी का जो पैरा बैंकिंग सेक्टर है वो डेवलप हो रहा है। जैसे जैसे वेयरहाउसिंग बढ़ता जाएगा, एक्रेडिटेड वेयरहाउसिंग आते जाएंगे और उस तरह सिस्टम ग्रो होती रहेगी, तो ये फार्मर इसका काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है। तो मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।